स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। आज हम तटस्थता वक्र विश्लेषण से के माध्यम से प्रतिस्थापन प्रभाव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो और जो दो वस्तुएं ली गई हैं उन वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए अपने उपभोग में महंगी वस्तुओं के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है और इस प्रकार वह वस्तु की खरीद को, वस्तु के क्रय को सापेक्षिक कीमतों के अनुसार बदल देता है। इसी को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अर्थात वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने पर जब उपभोक्ता एक ही तटस्थता वक्र पर एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है तो वस्तुओं की मांग मात्रा में हुए परिवर्तन को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अर्थात जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो वस्तुओं की केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग और उसकी उपभोग की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को बताता है, जबकि हम उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो स्थिर रहती है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो जो उपभोक्ता की वास्तविक आय है या जो उसकी क्रय शक्ति है वो बदल जाती है। तो उस उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए, ताकि जो हमारे सापेक्षिक मूल्य हैं उसमें परिवर्तन का प्रभाव हम पता लगा सकें, हम कीमत में परिवर्तन के साथ आय में भी परिवर्तन करते हैं जिससे कि उपभोक्ता की जो आय है वो समान ही रहे। जैसा कि हम उदाहरण के लिए लें कि एक वस्तु जो X है उसकी कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी। अब हम प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए अर्थात जो वस्तु की सापेक्ष कीमत है उसमें परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु X की मांग मात्रा में परिवर्तन को यदि हमें ज्ञात करना है तो हम उपभोक्ता से उतनी जो मुद्रा आय है वो वापस ले लेंगे जिससे कि कीमत के घटने के कारण उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हुई हो। ये प्रतिस्थापन जो प्रभाव है इस संदर्भ में दो हमारी धारणाएं प्रस्तुत की गई है। उसमें एक धारणा है प्रोफेसर J.R. हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा है स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव। अब हम देखते हैं कि स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में वस्तु की केवल सापेक्ष कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग पर जो प्रभाव है उसको जानने के लिए उसकी मौद्रिक आय में उतनी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है जिससे कि उसका संतुष्टि का स्तर जो पूर्ववत स्तर है वही बना रहे, उसी पर वह स्थिर रहे। अर्थात उसकी जो मौद्रिक आय है वो इतनी घटा दी जाती है जिससे कि वह उसी अधिमान, उसी उदासीनता वक्र पर रहे जिस पर कि वो कीमत के घटने से पहले था। इस प्रकार जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो उसी उदासीनता वक्र पर क्रियाशील होता है। यदि मुद्रा आय की ये जो मुद्रा आय है कि जो मात्रा हम घटा रहे हैं जिससे कि उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर समान रखा जाएगा, इसको हम आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। तो जो आय में क्षतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है जो कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी संतुष्टि में हुई वृद्धि को समाप्त कर देता है या उसको नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए जैसे हम दो वस्तुएं X और Y में से एक X वस्तु की कीमत गिरती है और Y वस्तु की कीमत बढ़ जाती है
तो उन दोनों की जो सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने से जो उपभोक्ता की वास्तविक आय पूर्ववत रहने पर वह x की अधिक इकाइयां खरीदेगा तथा अपनी संतुष्टि के पूर्ववत स्तर को बनाए रखने के लिए वह y वस्तु की मात्रा में कमी करेगा, जिसको हम रेखा चित्र द्वारा देख सकते हैं। हम इस रेखा चित्र में हम ये देखते हैं कि एक हमारी जो आय रेखा है, जो हमारी कीमतें हैं और जो उपभोक्ता की आय दी हुई है उससे हम एक बजट रेखा बना रहे हैं, वो है PL। इसमें उपभोक्ता IC के Q बिंदु पर संतुलन में, जहाँ पर वह X वस्तु की OM मात्रा और Y वस्तु की ON मात्रा खरीद रहा है। अब हम मान लें कि X वस्तु की कीमत में कमी हो गई है, X वस्तु की कीमत घट जाती है, जबकि Y वस्तु की कीमत हमारी यथास्थिर रहती है, जिससे हमारी जो कीमत रेखा है वो बदलकर PL से PL डैश हो जाती। अब X वस्तु की कीमत के घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय या उसकी जो क्रय शक्ति थी वो बढ़ गई। अब हमें प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करना है, तो हमें उपभोक्ता की जो वास्तविक आय में वृद्धि हुई है उसको समाप्त करने के लिए उसकी मौद्रिक आय में हम इतनी कमी करें, उसकी मौद्रिक आय में इतनी कमी हो जाए जिससे कि उपभोक्ता अपने पहले वाले उदासीनता वक्र, जिस पर कि वह कीमत कम होने से पूर्व था, उस पर ही रहने को वह बाध्य हो जाए। तो उसकी जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय यदि हम वापस ले लें तो जो हमारी कीमत रेखा PL डैश थी उसी के समानांतर वह नीचे की ओर सरक कर AB हो जाएगी, अर्थात वो PL के समानांतर खिसक गई। अब हमारी ये जो कीमत रेखा है AB बजट रेखा, उसको हमने PL डैश के समानांतर इतनी दूरी पर खींचा है, PL के समानांतर इतनी दूरी पर खींचा है जिससे कि जो हमारा उदासीनता वक्र है उसके वह किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, अर्थात उपभोक्ता की आय में वस्तु की X वस्तु की L डैश B के समान या Y वस्तु की मात्रा PA के समान उसमें कमी की गई, जिससे कि वह पहले वाले उदासीनता वक्र के T बिंदु पर संतुलन में है। अतः जो L डैश B या PA जो उसकी आय मात्रा को व्यक्त कर रहा है, ये जो कि वस्तु X की कीमत के घटने से वास्तविक आय में वृद्धि को समाप्त कर दिया, अर्थात LB या PA आय में क्षतिपूरक परिवर्तन है। ये जो क्षतिपूरक परिवर्तन है इससे ये जो हमारी बजट रेखा है AB वस्तु X और Y की जो परिवर्तित सापेक्षिक कीमतें हैं उनको बता रही है, अर्थात अब उपभोक्ता X और Y वस्तु की क्रय मात्राओं में परिवर्तन करेगा और इस परिवर्तन से वह वस्तु X को वस्तु Y के स्थान पर प्रयोग करता है, अर्थात चूंकि अब X वस्तु सस्ती हो गई है और वस्तु Y पहले की तुलना में जो अपेक्षाकृत महंगी Y वस्तु है वह वस्तु X को अधिक मात्रा में खरीदेगा और वस्तु Y को कम मात्रा में खरीदेगा। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि जो कीमत रेखा AB है इसमें वस्तु X और Y वस्तु की ये जो परिवर्तित कीमतों को जो बता रही है, लेकिन जो हमारी बजट रेखा है PL डैश इसकी तुलना में कम मुद्रा आय को व्यक्त करती है, क्योंकि जो AB जो कीमत रेखा बजट रेखा प्राप्त करने के लिए हमने जो उपभोक्ता की आय में क्षतिपूरक परिवर्तन किया था, अर्थात आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के समान उसकी आय हमने घटा दी थी, तो अब उपभोक्ता IC के T बिंदु पर संतुलन में है और वह इस स्थिति में वस्तु X की OM डैश मात्रा और Y वस्तु की ON मात्रा
क्रय कर रहा है, अर्थात वह x की अधिक मात्रा खरीदने के लिए IC के Q बिंदु से चलकर T बिंदु पर आता है, अर्थात x की मात्रा में m डैश की वृद्धि और y वस्तु की मात्रा में n डैश की कमी, ये x और y वस्तुओं की केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के कारण हुआ है और कीमत के घटने से आय में वृद्धि को, अर्थात आय में क्षतिपूरक, जो आय में वृद्धि थी उसको क्षतिपूरक कमी के द्वारा हमने समाप्त कर दिया। इस प्रकार Q से T तक का जो चलन है वो प्रतिस्थापन प्रभाव को बताता है। अर्थात अब स्पष्ट है कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो उपभोक्ता उसी समान उदासीनता वक्र पर रहता है, लेकिन उसका जो बिंदु है, जो उसका संतुलन बिंदु है, वो बदल जाता है। इस प्रकार इस विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अपेक्षाकृत कीमत कम होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी मांग बढ़ती है, जबकि उपभोक्ता का जो संतुष्टि स्तर है वो वही रहता है, अर्थात उसी उदासीनता वक्र पर ही रहता है। अब हम यहाँ पर तो हमने आय में क्षतिपूरक परिवर्तन को बताया। अब हम स्लट्स्की का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसको हम देखते हैं कि स्लट्स्की की धारणा इससे कुछ भिन्न है। वो ये कहते हैं कि जब वस्तु की कीमत बदलती है और उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय को भी क्रय शक्ति में परिवर्तन के समान बदला जाता है। उसकी क्रय शक्ति में परिवर्तन जो है, परिवर्तन की जो मात्रा है वो वस्तु की कीमत में परिवर्तन और उसके द्वारा पहले की जो कीमत थी उस पर वस्तु की क्रय मात्रा के गुणा के बराबर परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात स्लट्स्की के अनुसार उपभोक्ता की आय में परिवर्तन इतनी मात्रा में किया जाता है जिससे कि उपभोक्ता यदि वह चाहे तो वस्तुओं का वह संयोग भी खरीद सकता है जो पूर्व कीमत पर वह क्रय कर रहा था। अर्थात उपभोक्ता की आय में परिवर्तन पूर्व कीमत पर वस्तु X की खरीदी जा रही मात्रा की लागत और नई कीमत पर उसी मात्रा की लागत में अंतर के बराबर किया जाता है। अर्थात यदि वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय में उतनी ही मात्रा में कमी या वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ता X एवं Y वस्तुओं के प्रारंभिक संयोग को खरीदने के साथ साथ पहले की अपेक्षा ऊंचे तटस्थता वक्र पर जाने की या संतुलन की आज्ञा प्रदान करता है। इसको हम एक रेखाचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आप इस रेखाचित्र में देखेंगे कि जो एक निश्चित आय, मुद्रा आय और दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई है, जिससे कि हमने कीमत रेखा PL कीमत रेखा में वह IC1 के Q बिंदु पर संतुलन में है, जिसमें वह X वस्तु की OM तथा Y वस्तु की ON मात्रा खरीद रहा है। अब सपोज कीजिए कि X वस्तु की कीमत गिर जाती है तो एक नई कीमत रेखा PL से PL डैश हो जाती है। उपभोक्ता की वास्तविक आय या उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब हम स्लट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए जो उपभोक्ता की मुद्रा आय है उसको लागत अंतर के बराबर अर्थात इतनी मात्रा से कम करें जिससे कि वह दोनों वस्तुओं के पूर्व संयोग को अर्थात Q को यदि वह चाहे तो खरीद सके। ऐसा करने के लिए हमने एक नई कीमत रेखा GH जो कि PL डैश के समानांतर है खींची है, जो कि Q बिंदु से होकर गुजर रही है। अर्थात वस्तु Y के रूप में PG के समान तथा वस्तु X के रूप में L डैश H के समान उपभोक्ता की आय को हमने वापस ले लिया और इसके परिणाम स्वरूप वह वस्तुओं के संयोग अर्थात Q को यदि वह चाहे तो क्रय कर सकता है, क्योंकि जो Q बिंदु है वो हमारी कीमत रेखा GH पर स्थित है। लेकिन वह Q को नहीं खरीदेगा
क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु पहले से की कीमत गिरने से एक्स वस्तु सस्ती हो गई और वाई वस्तु महंगी। इसलिए एक्स और वाई की इन सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन उपभोक्ता को वस्तु एक्स और वाई की जो खरीदी जाने वाली मात्राएं हैं उनको बदलने के लिए वह प्रेरित करता है, जिससे कि वह वस्तु एक्स को वाई के स्थान पर प्रयोग करता है। स्लेट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता जो है वो IC1 पर नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारी कीमत रेखा GH है, जो कि उपभोक्ता को अब दी हुई कीमत और आय की स्थितियों में संतुलन को तो बताती है, किंतु वह IC1 को कहीं स्पर्श नहीं करती। और जो हमारी कीमत रेखा है वो IC2 के S बिंदु पर स्पर्श करती है। तो Q से S की ओर जो गमन है वह स्लेट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव को बताता है, जिसके अनुसार उपभोक्ता एक समान उदासीनता वक्र पर, अर्थात उसी उदासीनता वक्र पर न चलकर एक IC1 से वह IC2 पर जाना चाहता है, क्योंकि Q बिंदु से S बिंदु की ओर का जो चलन है वो सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के कारण तो हुआ है, क्योंकि कीमत में कमी के कारण क्रय शक्ति में जो वृद्धि हुई है उसको उपभोक्ता की आय लागत अंतर के समान घटाकर हमने कम करके उसको समाप्त कर दिया। बिंदु S पर उपभोक्ता वस्तु X की OK मात्रा और Y वस्तु की OW मात्रा खरीद रहा है, अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसने वस्तु X की MK मात्रा वस्तु Y की NW मात्रा के स्थान पर प्रतिस्थापित की है। अर्थात स्लेट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता जो है वो वस्तु X की MK मात्रा ज़्यादा और वस्तु Y की NW मात्रा कम खरीदता है। अब हम ये देखें कि ये जो दोनों विधियां हैं, इन दोनों विधियों की यदि हम तुलना करें तो इन दोनों विधियों में मूलतः अंतर क्या है। इस विश्लेषण से हमें यह स्पष्ट है कि जो हिक्स और एलन का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो उदासीनता वक्र पर क्रियाशील तो होता है, लेकिन स्लेट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में जो उपभोक्ता है वो एक उदासीनता वक्र से दूसरे ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। इन दोनों अवधारणाओं में जो मूल अंतर है वो ये है कि उस मुद्रा आय के परिमाण के कारण है, इन दोनों में जो अंतर है कि जिसके बराबर आय को घटाया या बढ़ाया जाता है, जिससे उसकी वास्तविक आय में परिवर्तन की क्षतिपूर्ति की जा सके। हिक्स की जो पद्धति है, हिक्स की जो विधि है, उसमें उपभोक्ता की मौद्रिक आय इतनी मात्रा में घटाई या बढ़ाई जाती है जिससे कि वह अपने संतुष्टि के पूर्व स्तर पर रहता है, जबकि स्लेट्स्की की पद्धति में उपभोक्ता की जो क्षतिपूर्ति है वो अति क्षतिपूर्ति होती है, क्योंकि उपभोक्ता इसमें ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। जैसा कि हम इन दोनों रेखा चित्रों में हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, इन दोनों में से श्रेष्ठ जो विधि है, दोनों की यदि हम तुलना करें तो जो स्लेट्स्की की जो पद्धति है उसका जो आधार है वो स्लेट्स्की की जो रीति है उसका एक स्पष्ट लाभ है कि इसके अंतर्गत लागत अंतर के बराबर मुद्रा की जो मात्रा है वो आसानी से जानी जा सकती है, जिससे कि आय में परिवर्तन करके हम प्रतिस्थापन प्रभाव को जान सकते हैं। अर्थात जो
जो लागत अंतर विधि है वो जो है वो उपलब्ध बाजार आंकड़ों पर आधारित है। इसके साथ ही इसमें आय में क्षतिपूरक परिवर्तन की मात्रा ज्ञात करने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसे दी हुई परिस्थितियों के संबंध में आंकड़ों से मापा जाता है। जबकि जो हिक्स की विधि है उसमें आय में क्षतिपूरक परिवर्तन को जानना इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये जो क्षतिपूरक परिवर्तन है इसको जानने के लिए वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच में जो उपभोक्ता के उदासीनता वक्र है उनकी जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात इन दोनों विधियों में से स्लट्सकी की जो रीति है उसको श्रेष्ठ माना जा सकता है। अर्थात इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि लागत अंतर और जो क्षतिपूरक अंतर है, जो स्लट्सकी और हिक्स की जो विधियां हैं इनके अपने अपने लाभ हैं, जबकि जो हम लागत अंतर की सहायता से आय प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव से आसानी से अलग कर सकते हैं, किंतु इस रीति में प्रतिस्थापन प्रभाव में वास्तविक आय में जो कुछ वृद्धि शामिल है उसमें उपभोक्ता एक आईसी कर्व से ऊंचे आईसी कर्व पर चला जाता है। इसलिए स्लट्सकी की जो रीति है और अर्थात जो लागत अंतर की रीति है उसमें प्रतिस्थापन प्रभाव सैद्धांतिक रूप से पृथक धारणा नहीं है, जबकि जो हिक्स का मानना है कि लागत अंतर अर्थात जो स्लट्सकी की रीति की उत्कृष्टता, वो स्वयं ये मानते हैं कि स्लट्सकी की रीति की उत्कृष्टता इस विशेषता के कारण है कि इसमें आय प्रभाव को ज्ञात करना सरल होता है, जबकि क्षतिपूरक परिवर्तन रीति में यह विशेष लाभ नहीं है, पर इसमें आय प्रभाव संबंधी कठिनाई को इसकी प्रतिस्थापन प्रभाव संबंधी सुगमता द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है। धन्यवाद।